नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हुई है। भारी संख्या में तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां मौजूद हैं और साथ ही लखीमपुर के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो रवाना हुए हैं। शीला कॉल निवास से प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हुई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चीरहरण मामले में पीड़ित महिला से मुलाकात प्रियंका गांधी करेंगे और पीड़ित महिला से मिलकर उसकी आप बीती सुनेंगी। फार्म हाउस पर पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। साथ ही आपको बता दें कि 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख प्रस्तावक की खींची थी साड़ी। इस पूरे मामले को लेकर के अब प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी के लिए प्रियंका गांधी रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर है। ये 8 जुलाई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब महिला से छेड़खानी और साड़ी खींची गई थी। उस दौरान की ये वीडियो सब तो सामने आई और इस पूरे मामले में अब प्रियंका गांधी इस पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगी। तो लखीमपुर खीरी के लिए प्रियंका गांधी अभी रवाना हो चुकी हैं और पीड़ित महिला से वो मुलाकात करेंगी। उसकी आप बीती जानेंगी कि आखिर उस दिन पूरी घटना कैसे घटी, क्या कुछ हुआ, वो पूरी जानकारी प्रियंका गांधी लेती हुई नजर आएंगी। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तमाम तैयारियों में है इस वक्त प्रियंका गांधी। 2022 के जो चुनाव हैं उनको लेकर जमीनी स्तर पर भी उतरती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही है। कह सकते हैं कि कांग्रेस संगठन को लगातार मजबूत भी बना रही है, क्योंकि लखनऊ में 3 दिन का उनका दौरा है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन लखीमपुर खीरी के लिए इस वक्त वो रवाना भी हो चुकी है। चीरहरण मामले में पीड़ित महिला से मुलाकात प्रियंका गांधी करेंगी। 8 जुलाई को ये पूरा मामला सामने आया था, जब महिला की साड़ी खींची गई थी और वीडियो भी उसका वायरल हुआ था। और इस पूरे मामले में अब पीड़ित महिला से मुलाकात प्रियंका गांधी करती हुई नजर आएंगी। तो 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख प्रस्तावक की साड़ी खींची गई थी, तब का ये वीडियो सामने आया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता अश्वनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से 3 दिनों का लखनऊ दौरा है कांग्रेस महासचिव का और आज उनके दौरे का दूसरा दिन और दूसरे दिन कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी वो जा रही है, जहां पर पीड़ित महिला के साथ मुलाकात करेंगी। बिल्कुल बता दूं आपको, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश जो प्रभारी हैं, उनका 3 दिवसीय दौरा था। कल वो जब राजधानी लखनऊ पहुंची तो उनका कार्यक्रम था गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करती हैं। उसके बाद वहीं पर मौन अनशन बैठ जाती है। मौन अनशन इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की उनके आरोप हैं कि गुंडागर्दी की गई है, तमाम जो प्रशासन था उसने जो गलत तरीके से चुनाव जितवाए हैं, निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम अन्य उनके मुद्दे थे, जिसको लेकर के लगभग लमसम पौने 2 घंटे तक गांधी प्रतिमा पर मौन अनशन बैठी रहे। उनके साथ में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू थे, जो आराधना मिश्रा मोना है, एमएलसी दीपक सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी समेत आला नेता बैठे हुए थे। आज देर रात एक कार्यक्रम बनता है कि लखीमपुर प्रियंका जा रही है। हालांकि पहले का जो कार्यक्रम था, आज उनका सुबह का कार्यक्रम था, तमाम जो उनके जिला अध्यक्ष थे उनसे मुलाकात का कार्यक्रम था। अमेठी और रायबरेली के जो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उनसे मुलाकात करनी थी। साथ ही साथ तमाम अन्य लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम था। लेकिन एक रात में कार्यक्रम बदलता है और प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले लखीमपुर के लिए रवाना होती है। लखीमपुर में 8 जुलाई को जो ब्लॉक प्रमुख का नामांकन था, उस दौरान एक महिला थी जो प्रस्तावक थी ब्लॉक प्रमुख की पद के जो प्रत्याशी उनके साथ बदतमीजी होती है, अभद्रता होती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तत्काल ये पूरा मामला वायरल होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं, कई अधिकारी वहां के सस्पेंड किए जाते हैं, हटाए जाते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन अब राजनीति 2022 का चुनाव है, उससे पहले इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। प्रियंका गांधी यहां से रवाना हो चुके, एक बड़ा काफिला उनके साथ, अगर बात के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लखीमपुर के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर जाकर के उस महिला से मुलाकात करेंगी। सपा नेता कांति सिंह हैं, उनके कुमार हैं, उनके फार्म हाउस पर मुलाकात होगी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात इसमें बात है ये है कि क्या जिला प्रशासन है जो या फिर जो पुलिस प्रशासन है उनको वहां तक पहुंचने देगा, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है, चाहे हाथरस की घटना हो या तमाम अन्य घटनाएं हों, कहीं ना कहीं प्रियंका को जिला पुलिस का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उनको रोका है, लेकिन क्या इस बार पहुंच पाएगी, बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर। लेकिन तमाम जो नेता हैं उनका कहना है कि हम जाएंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि
बात लोकतंत्र की है, लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, तमाम उनके आरोप है, लेकिन आरोप कितने सही कितने गलत ये तो अलग की बात है। निश्चित तौर पर 2022 की पृष्ठभूमि कांग्रेस तैयार करने में जुटी हुई। लगभग 1.5 साल के बाद प्रियंका का लखनऊ दौरा था और लखनऊ इससे पहले भी देखा गया जब पिछली साल आई थी वो, तब एकाएक उनका कार्यक्रम बना था और एनआरसी और सीए के जो दंगों के दौरान जिनके नाम आए थे उन एस दारापुरी उनके घर गई थी। उस दौरान भी काफी उनको मशक्कत करनी पड़ी थी, पुलिस ने उनको रोका था और लगभग 8 किलोमीटर का लंबा पैदल रास्ता वो तय कर करके दारापुरी के आवास तक पहुंची थी। निश्चित तौर पर इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना कांग्रेस नेताओं की। उनका कहना है पुलिस हमें आसानी से जाने तो नहीं देगी, लेकिन हम जाएंगे जरूर, हमारे समर्थक साथ में हैं, हम लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार है कि हम पीड़ित से मिलें। निश्चित तौर पर सारा कुछ खेल जो है वो 2022 की राजनीति का है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव आने वाला है, ऐसे में कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। जी अश्विनी, लेकिन अगर बात करें तो उस वायरल वीडियो की जिसमें पीड़ित महिला नजर आ रही है, उसकी साड़ी खींची जा रही है, तो आखिर 8 जुलाई को पूरी घटना कैसे घटी, क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल, जो जानकारी मिले के अनुसार जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नामांकन हो रहा था, पद के लिए नामांकन हो रहा था, उस दौरान जो महिला थी प्रस्तावक के रूप में जा रही थी। जो समाजवादी पार्टी की बात करें या तमाम अन्य विपक्षियों का आरोप है कि वहाँ के विधायक थे लोकन, उनके इशारे पर पूरी घटना हुई, वो देखते रहे, पुलिस प्रशासन वहाँ पर खड़ा था, वो देखता रहा, किसी ने भी उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका खुद संज्ञान लिया और सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की घटना कहीं पर भी महिलाओं के साथ इस तरह की अगर अपतता होती है तो उस स्थानीय जो पुलिस होगी साफ तौर पर जिम्मेदारी होगी और उस पर सख्त कार्रवाई के रूप में देखा गया कि वहां के जो एससीओ थे उनको हटाया गया, एसएचओ हटाया गया, तमाम पुलिसकर्मी हटाए गए। निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन आरोप तो लगेंगे क्योंकि चुनाव का मामला है। ऐसे में विपक्ष का काम है निश्चित तौर पर है आरोप लगाना, लेकिन जो अगर सरकार की बात करें उसने तत्काल कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया था और कार्रवाई के निर्देश दिए थे और सख्त हिदायत भी दी थी कि अगर ऐसी दोबारा घटना होती है तो बख्शा नहीं जाएगा किसी को, बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन प्रियंका गांधी की उपस्थित कहीं ना कहीं दर्ज कराना काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा लगातार काम कर रही है, लगातार देखा जा रहा है कि वो पिछले अगर 1 साल से बात करें तो 2022 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट के माध्यम से खेला चल रहा पूरा उनका, जमीन पर कितना दिखाना, क्योंकि तमाम जो जनता है उसको भी आकर्षित करना अपनी ओर है, और एक और जो जनता जो कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है उसको फिर से सपाट लाना, ये एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के सामने भी है, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव में देखा गया कहीं पर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में 2022 काफी महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस इस बार जो अभी तक जानकारी उसके अनुसार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि छोटी पार्टियां लगातार संपर्क में है, लेकिन कौन पार्टी उनके साथ में आती है ये बड़ा सवाल होगा। सपा ने पहले किनारा कर लिया है कि किसी बड़ी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 2017 में उन्होंने देखा था कि कांग्रेस साथ चुनाव लड़ा था, कोई उसका असर नहीं दिखाई पड़ता कि भाजपा कितनी लहर थी, मोदी के इतने चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था पूरा, जिसका फायदा पूरा भाजपा को मिला था। 300 के पार भाजपा की सीटें रहती, जो एक राजनीतिक इतिहास में, जो विधानसभा चुनाव के इतिहास में काफी ज्यादा सीटें बताई जा रही है। निश्चित तौर पर आज प्रियंका का दौरा है, प्रियंका यहाँ से निकल चुकी है, अब से कुछ देर में लगभग 2 घंटे का रास्ता, 2.5 घंटे का रास्ता है पूरा यहाँ से लखीमपुर का, वो तय करके लखीमपुर पहुंचेंगी। लखीमपुर से उनका मुलाकात कार्यक्रम है, लेकिन देखना होगा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन है, स्थानीय जो प्रशासन है वो किस तरह से काम करता है, क्या वो प्रियंका को मिलने देता है इस पीड़ित से या नहीं। जी अश्विनी, जिस तरीके से अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर, तो जहां एक और सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं, जमीनी स्तर पर अब वो काम करती हुई नजर आ रही है और प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो संगठन है उसे मजबूत करती हुई नजर आ रही है, जो छोटे कार्यकर्ता है उनसे भी वो मुलाकात कर रही है। लेकिन इसके अलावा कई सारी चुनौतियां इस वक्त कांग्रेस के सामने है 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर। बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात करें, 2022 चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो चेहरा इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है। ऐसे में संगठन जो है उनका जो सोया हुआ है उसको जगाना बड़ी बात है। तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज चल रहे कहीं ना कांग्रेस से, उनको मनाना बड़ी चुनौती है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को खड़ा करना बड़ी चुनौती है। तमाम चुनौतियां जिनका सामना करना है। हालांकि मुद्दे कांग्रेस के भी पास बड़े हैं, वो लगातार उठाती भी रही, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिला
महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे लगातार उठाती रहती है। लेकिन इनका असर कितना पड़ता है, ये बड़ी सवाल है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं एक किसानों का मुद्दा को लेकर के कांग्रेस लगातार घेर रही भाजपा को, लेकिन भाजपा भी लगातार किसानों के संपर्क बनी हुई है और कहीं ना कहीं ऐसी संभावना को इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि 2022 से पहले, चुनाव से पहले कोई बड़ी सौगात जो भाजपा है, सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो किसानों को दे दे। कहीं ना कहीं नाराजगी दूर करने के लिए कल जो बैठक कार्य समिति की लखनऊ में हुई, चर्चा भी किसानों पर हुई कि किस तरह से किसानों की नाराजगी दूर की जाए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, कितना मजबूती से लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर कांग्रेस जितनी मजबूती से लड़ेगी, कहीं ना कहीं उतना नुकसान बसपा का होगा, क्योंकि भाजपा का एक वोट बैंक निश्चित हो चुका है, हिंदुत्व के मुद्दे पर सीधा चुनाव लड़ते हैं और उसका फायदा उनको मिलता है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई अपना खुद का मुद्दा नहीं है, कोई भी अपना कुछ नहीं है जिससे चुनाव लड़ सके। समाजवादी पार्टी के वो स्थित है, केवल देखा देखी दोनों पार्टियां कर रही हैं, घेरने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। क्योंकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, तो अगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की भरमार है, उससे अगर तुलना करें तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन विपक्ष के रूप में कर रही है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लगातार सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहीं अभी तक कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाई। परसों जो बड़ा प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उतना सुपरहिट नहीं हो पाया, फ्लॉप एक तरीके से माना जा रहा है, क्योंकि उस दौरान कोई भी सपा का बड़ा नेता प्रदर्शन में मौजूद नहीं था। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर ये भी एक मन में आ रहा था, तमाम कार्यकर्ताओं से जब बात की कि हमारा कोई बड़ा नेता अगर हमारे साथ में होता तो मामला कुछ और ही होता। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी अगर खुद आकर के पूरे जो प्रदेश का दौरा करेंगी, प्रदेश में लोगों से मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ असर तो दिखाई पड़ेगा इसका। जी, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में तमाम तैयारी इस वक्त की जा रही है पार्टियों की तरफ से, साथ ही अगर बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो इस बार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी, या जो छोटी पार्टियां हैं वो इस बार बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं? बिल्कुल, अगर छोटी पार्टियों की बात करें तो इनका एक क्षेत्र निश्चित होता है, उस क्षेत्र में वाकई इनका प्रभाव होता है। चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें जो भाजपा है, या फिर जो निषाद पार्टी की बात करें, या फिर अपना दल की बात करें, प्रसपा की बात करें, ये अपने अपने क्षेत्रों में कुछ जिलों में सक्रिय हैं और वहाँ की राजनीति में दखल देती हैं। 2017 के चुनाव में देखा गया ओम प्रकाश राजभर के जिस प्रकार प्रदर्शन किया, हालांकि उस समय भाजपा के साथ थे, उसका भी असर दिखाई दिया। लेकिन मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र है या भदोही के आसपास का क्षेत्र है, इन जगहों पर उनका अच्छा प्रभाव है। वहीं अपना दल की बात करें, अपना दल भाजपा के साथ में है, एस जो अनुप्रिया पटेल का है, वो उसका भी प्रभाव अपने क्षेत्र में, प्रतापगढ़ या बात करें बनारस के आसपास क्षेत्रों में, मिर्जापुर के आसपास उसका भी क्षेत्र प्रभाव है। निश्चित तौर पर प्रसपा की बात करें प्रसपा जो है मैनपुरी इटावा एटा में अपने सक्रिय दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवपाल यादव वहां पर उनका गृह जनपद मैनपुरी है और वहां पर लगातार सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा बात करें निषाद पार्टी का गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर निषाद बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं अगर निषाद पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहले से ही उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के वो साथ है और उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को लेकर के तमाम तैयारियां इस वक्त जुट चुकी हैं और इन्हीं तैयारियों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इन दिनों 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जीन्स और टी शर्ट पर रोक लगाई गई है। किसी भी तरह के अन्य पोशाक पहनकर दफ्तर आने पर यह रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये रोक लगाई गई है। संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्रा ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं, यानी कि अब जीन्स और टी शर्ट पहन करके सचिवालय आप नहीं आ सकते हैं। सचिवालय की गरिमा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अब जीन्स टी शर्ट पर रोक लगाई गई है और किसी भी तरह की अन्य पोशाक पहनकर आप दफ्तर नहीं आ सकते। कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ये रोक लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। यूपी विधानसभा सचिवालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, जिस तरीके से एक ये बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे और क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, सचिवालय सचिव की तरफ से ये एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी सचिवालय विधानसभा सचिवालय में काम करते हैं और वो अपनी अगर ड्यूटी पर आते हैं तो उस दौरान टी शर्ट और जीन्स पहनकर नहीं आएंगे, बल्कि जो पारंपरिक पोशाक है देश की वही पोशाक पहनकर आएंगे, क्योंकि ऑफिशियल लुक में आना है।
जिसको लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया। खासतौर पर वो विभाग जो कि विधानसभा सचिवालय का हिस्सा है और विधानसभा सचिवालय में जिनके कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं, तो निश्चित है उसमें यह दलील भी दी गई है कि जिस दौरान विभागीय कार्य जारी रहते हैं उस दौरान जीन्स और टी शर्ट पहनकर आना बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर इस तरीके के पोशाक का उपयोग करता है तो निश्चित ही वो मैनुअल के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मल पोशाक है वो पहनकर आने के लिए कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि विधानसभा सचिवालय की अपनी गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखें और इसलिए कोई भी ऐसी पोशाक ना पहने जो कि उसकी गरिमा के विपरीत हो। तो निश्चित है कि ये आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि इस आदेश के जारी होने के बाद अब कर्मचारी अधिकारी इसका कितना फॉलो करते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि सभी कर्मचारियों अधिकारियों को जो विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए हैं उनको ये निर्देश जारी किए गए हैं। जी वाजपेयी जी, क्या इस खबर को लेकर के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी से आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल देर ही ये आदेश जारी किया गया है और आज से ये आदेश विधानसभा सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। तो निश्चित है ये जरूर महत्वपूर्ण है कि अब जब ये आदेश जारी हो चुका है तो आखिर इस आदेश को किस तरीके से कर्मचारी लेते हैं और कितना इसका फॉलो करते हैं ये तो आज के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कल देर शाम ही ये आदेश कर्मचारियों को जारी किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए वाजपेयी जी। तो आपको बता दें कि ये आदेश कल देर रात जारी किया गया था और जिसके बाद में आज से ये आदेश यूपी विधानसभा सचिवालय में लागू भी कर दिया गया है कि पूरा फॉर्मल ड्रेस में ही आपको आना है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर को लेकर, जहां देहरादून से सबकी बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। सीएम महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे। बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगी। सीएम कैंप ऑफिस जनता दर्शन हॉल में ये आयोजन रखा गया है। सुबह करीब 11:30 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। सबकी बड़ी जानकारी, महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। बाल विकास विभाग द्वारा ये संचालित किया गया है। इस दौरान बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगी जब इसका शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो करीब 11:30 बजे किया जाएगा। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आतंकी मिन्हाज के पास से एटीएस को काली डायरी मिली है और डायरी में लिखे थे आतंक के सीक्रेट कोड। उसमें लिखा दोस्त आ रहे हैं, गोश्त पकाओ के मतलब का भी हुआ खुलासा। बकरीद के पहले तौहीद और मूसा के लखनऊ आने का संदेश मिला था। तो इस डायरी में एक ये डायरी बरामद की गई जिसमें तमाम नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही प्रेशर कुकर बम का कोडवर्ड 9 नंबर की किताब और साथ ही ई रिक्शा को कोडवर्ड में लिखा उड़न तश्तरी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। वहीं खटमलों को शिरमाल और कबाब खिलाने का मतलब हमला। तो कहीं ना कहीं इस काली डायरी में तमाम नए खुलासे इस वक्त किए गए हैं। ये काली डायरी बरामद की गई है आतंकी मिन्हाज के पास से और आतंकी के पास से बरामद हुई इस काली डायरी में और क्या कुछ है ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। इसमें लिखा है बकरीद से पहले ब्लास्ट करने के लिए कोड था कुर्बानी और पिस्टल का कोड था 3 नंबर की किताब। तो ये कोड हम आपको बता रहे हैं। वहीं प्रेशर कुकर बम का कोडवर्ड था 9 नंबर की किताब। तो ये कोडवर्ड के द्वारा आतंकी बात करते थे टाइम बम को पटाखा और सुतले बम को कोड था रस्सी। ई रिक्शा को कोडवर्ड में उड़न तश्तरी लिखा गया है। तो ये जो सीक्रेट कोड लिखे गए ई रिक्शा का कोड था सवारी वाला काम और फोन पर बातचीत का कोड था फ्लाइट। तो इन कोड के द्वारा आतंकी एक दूसरे से बात करते थे। साथ ही दोस्त आ रहे हैं, गोश्त पकाओ के मतलब का भी खुलासा हुआ है। इसका मतलब बकरीद के पहले तौहीद और मूसा के लखनऊ आने का संदेश इस डायरी में भी मिला है। किताब पढ़ ली है यानी रैकी कर ली गई है। किताब छप गई मतलब बम बन गया। तो ये किताबों के जरिए ये सीक्रेट कोड थे। लाइब्रेरी, कूड़ेदान या रैक शब्दों के हथियार रखने की जगह बकरीद से पहले ब्लास्ट करने के लिए कोड था कुर्बानी। तो ये तमाम कोड सीक्रेट कोड जो हैं वो आतंक की जो डायरी थी उसमें कहीं ना कहीं
मिले हैं। काले रंग की डायरी जो आतंकी मिन्हाज के पास से बरामद की गई है। एटीएस की टीम ने इस डायरी को बरामद किया और एक एक करके जो सीक्रेट कोड लिखे हुए हैं उन कोडों को लगातार डिकोड करने की कोशिश एटीएस की टीम कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।